हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार साथियों, फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के दूसरे फेसबुक लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेमिनिज्म इन इंडिया एक समावेशी नारीवादी संस्थान है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। आज इस लाइव में मैं रितिका, फेमिनिज्म इन इंडिया की एसोसिएट एडिटर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फेमिनिज्म इन इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि नारीवाद, जेंडर और इससे जुड़े सभी अन्य मुद्दे सिर्फ अंग्रेजी भाषा तक सीमित ना रहे। हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि इन सभी मुद्दों से जुड़े जानकारियां, विषय और सारे लेख हम आसान भाषा में अधिक से अधिक दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस सफर की शुरुआत हुई थी साल 2013 से एक फेसबुक पेज के जरिए और आज ये सफर यहाँ तक आ पहुंचा है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस पूरे सफर में हमारे पाठकों, दर्शकों और लेखकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे फेसबुक लाइव की। फेमिनिज्म इंडिया कोशिश करता है कि हमारे फेसबुक लाइव में हम ऐसे लोगों को आमंत्रित करें जो सामाजिक न्याय, जेंडर, नारीवाद के मुद्दों पर लिखते, पढ़ते, बोलते और काम करते हैं। आज के इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़ रही हैं स्वतंत्र पत्रकार मीना कोटवाल। मैं आपको बता दूं, मीना कोटवाल एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो द वायर, द शूद्रा, टू सर्कल्स .net जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखती, बोलती और रिपोर्ट करती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीना आपका हमारे इस फेसबुक लाइव में। थैंक यू रितिका, आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मीना, तो चलिए मीना आपके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। हमने देखा जिस तरीके की रिपोर्टिंग और जिस तरीके की खबरें आप बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे लिए लेकर आई, वो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया, शायद उनके लिए वह खबरें या तो जरूरी नहीं होती या मेन स्ट्रीम मीडिया तक वह पहुंच नहीं पाती। तो जब आप ऐसी खबरें करती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लीक से हटकर होती हैं, तो इन खबरों को कवर करने के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन सी मुश्किलें आती हैं, वह भी खास तौर पर जब आप एक बतौर स्वतंत्र पत्रकार फील्ड पर जाते हैं। जिन मुद्दों पर मैंने की, मतलब बिहार में जो है डोम जाति, इन पर मेरा ज्यादा फोकस रहा क्योंकि इनकी जो खबरें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई ही नहीं देती हैं। इनकी क्या परेशानी है, यहाँ तक कि जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने बताया कि हमसे तो नेता जो है वो वोट लेने भी नहीं आते। तो सोचिए उनकी क्या हालत रही होगी कि नेता को भी उनके वोट की जरूरत नहीं है। तो उनके मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया ही क्या, कहीं भी नहीं दिखाई देते। आप कहीं भी जाकर देखिए कि डोम पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि डोम, मूसर जाति के जो ये नीचे एकदम निचले तबके के लोग हैं, ये इन लोगों पर भी जो है चर्चा हो, ये इन लोगों पर भी क्यों ना डिबेट हो। ये डिबेट होनी चाहिए। हम लोग अभी डिबेट करते रहते हैं सुशांत सिंह राजपूत पर या ऐसी ही तमाम चीजों पर जो अभी जरूरत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हम उन पर डिबेट करते हैं। लेकिन जिन पर असल डिबेट होनी चाहिए उन पर डिबेट ही नहीं होती है। दूसरा, जब मैं इन पर रिपोर्टिंग कर रही थी तो दिक्कतें तो बहुत आती है। पहला चैलेंज तो मेरे लिए यही है क्योंकि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, तो अपनी स्टोरी, ऐसी स्टोरीज कोई करना ही नहीं चाहता। मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो आप जानते ही मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसे करते ही नहीं है। अल्टरनेट मीडिया को भी बहुत सोचना पड़ता है इस तरह की स्टोरीज करने के लिए। तो मैंने भी कहीं कहीं जब ये स्टोरीज दी तो बहुत मुश्किलें होती है अपनी स्टोरीज को देना, इस तरह की स्टोरीज को लाना, क्योंकि लोग जानते ही नहीं और बात भी नहीं करना चाहते हैं ऐसी स्टोरीज पर। तो ये बहुत दिक्कतें होती हैं। और यहाँ क्योंकि मेरे पास जो है संसाधन नहीं है, जो बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग जाते हैं, पत्रकार लोग जाते हैं स्टोरीज करने, छोटी छोटी पे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जाते हैं या बहुत सारी चीजें लेकर जाते हैं। मेरे पास इस तरह के संसाधन भी नहीं है, तो मैं कम संसाधनों में इस तरह की स्टोरी निकालना चाहती हूँ, इस तरह की स्टोरीज करती हूँ। और ऐसे में लोग बहुत ट्रोल करते हैं, आपको जातिवादी कहेंगे, आपको जो है फेमिनिज्म के नाम पर गालियां देंगे। बहुत सारे जो लोग हैं उनको लगता है कि आज भी जो है जातिवाद खत्म हो गया है। अगर मैं याद करूं, अगर बड़ा चेहरा, तो आपने कंगना का ट्वीट देखा होगा। कंगना ट्वीट में कहती है कि इस समय जो है कास्टिज्म मॉडर्न इंडिया नहीं अपनाती है, या गांव में भी इस तरह वो कानून की वजह से जो है
इसको नहीं देखते हैं, मतलब जातिवाद है ही नहीं उनकी नजर में। लेकिन अगर आप जब जमीन पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना बड़ा जातिवाद आज भी मौजूद है। शहरों में तो है ही, शहरों में शायद उस लेवल पर नहीं है, लेकिन गांव में तो आज भी प्रैक्टिस में होता है। लोग जो है आपको छूएंगे नहीं, आपके साथ खाना नहीं खाएंगे। डोम समुदाय गांव से बाहर रहता है, वो 2-4 घर उनके होते हैं, वो बाहर रहता है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको अलग से खाना दिया जाता है, टीचर जो है डांट के भगा देते हैं। अभी आप, मैंने एक छठ पर भी किया था, तो छठ पर भी अलग अलग पंडाल बने हुए हैं, वो अलग से जो है सूरज को पानी दे रहे हैं। उनको उस जो अपने पंडाल में भी उनको नहीं आने दिया था। मैंने उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि हम लोग से कोई नहीं मिलता जुलता है, कि हम उनसे छुआ जाएंगे, हम अगर उनसे टच हो जाएंगे तो वो या तो हमें डांटेंगे, मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इतना बच के रह रहे हैं। ये बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हैं जो इन जातियों के साथ आज भी हैं, और यही मेरा मकसद है कि मैं इनको जो है सबके सामने लाऊं। जी मीना, जैसा कि आपने बताया कि संसाधनों की कमी और जातिवाद, ये दो चीजें ऐसी थी जिनको आपने फील्ड पर सबसे ज्यादा महसूस किया, दो सबसे बड़ी चुनौतियां। मेरा अगला सवाल है आपसे मीना, जब बतौर आप पत्रकारिता में इतने सालों से हैं, जब बतौर एक महिला पत्रकार किसी मुद्दे को कवर करती है, चाहे वह जातिवाद से जुड़ा हो या लैंगिक हिंसा से जुड़ा हो, तो क्या आपको लगता है कि उस कवरेज में जब एक महिला पत्रकार कवर करती है तो वह अधिक संवेदनशीलता के साथ कवर करती है? क्या आप इस कवरेज में कोई डिफरेंस देखती हैं, कोई आ, भिन्नता देखती हैं बतौर एक महिला पत्रकार? बिल्कुल सही कहा रितिका, जब क्योंकि एक महिला जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, वो किसी जी। मुद्दे को ना अपने से जोड़कर देखती है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। तो जब आप बतौर एक महिला पत्रकार जाते हैं फील्ड में, तो पहले तो जो सारे लोग हैं वो आपको देखते हैं कि एक महिला उस लेवल पे आ गई कि आपसे सवाल करने आ गई है। क्योंकि जी। आज भी जो है पुरुषवादी समाज है। जिस तरह मैं मोदी जी की रैली में गई थी, तो वहां पे मुझे महिलाएं दिखाई नहीं दी थी, और मैं उनके बीच में जाके उन्हीं से सवाल कर रही हूँ। तो वहां पे जो मेरे साथ जो हश्र हुआ था वो इसी वजह से भी हुआ था। एक तो जो मेरी चैनल की आईडी थी वो भी, एक महिला हूँ वो भी, तो उनके लिए आसान टारगेट हो जाता है। एक महिला को टारगेट करना बहुत आसान है। उस पर भद्दी कमेंट्स करते हैं, गालियां जो हैं महिलाओं पर बनाई जाती हैं, सब तरह की वो उनको लिंचिंग जैसा मेरे साथ माहौल हो गया था। और क्योंकि महिलाओं से मैं महिला की स्थिति मैं जान रही हूँ, हमारे देश में महिला की स्थिति आज क्या है, तो मैं चाहती थी कि महिलाओं के मुद्दे में निकाल के आऊँ। तो जब मैं डोम समाज में भी जाती हूँ, मूसर समाज के लोगों में भी जाती हूँ, तो मेरा फोकस रहता है कि मैं महिलाओं से बात करूँ, क्योंकि हर जाति में पुरुष प्रधान देश है हमारा। जी। तो वहां पे भी जो है पुरुष ऊपर ही रहता है, चाहे कोई भी कास्ट हो। तो मेरा हमेशा रहता है कि मैं महिलाओं से बात करूं, उनसे जुड़ूं, उनके साथ वो क्या फेस कर रही है, मैं क्या फेस कर रही हूँ, मुझे क्या चीज मिली हुई है जो उनको नहीं मिली हुई, वो क्या चीज है, तो उनसे मैं अपने आप को जोड़ पाती हूँ। और हम लोग देखते हैं जैसे इस तरह की जो स्टोरीज भी करते हैं बहुत लोग, तो क्या होता है कि एक पुरुष जो है महिला के ऊपर लिखता है तो वो बड़ा बच के लिखता है, बच के बोलता है, कि उसकी जो इमेज पे जो है सवाल ना उठ जाए, या उतना ही सवाल उठे जितना कि एक दायरा बनाया हुआ है कि इससे ज्यादा ना हो। या हम जाति के लिए लिखते हैं तो आप देखते हैं सवर्ण लोग जो है छोटी जातियों पे स्टोरीज करते हैं, तो वो कितना करते हैं, सिर्फ उतना ही जितना उनकी स्टोरीज को जो है टीआरपी मिल जाए, उनके चैनल को टीआरपी मिल जाए, वो सवाल खड़ा ना हो जाए जो आज तक दबा हुआ है। तो ये चीजें बच के होती है। तो एक महिला के नाते मुझे लगता है हम लोग उसको अंदर डीपली हम लोग जाते हैं और महिलाओं के मुद्दों को निकाल के लाते हैं। जी मीना, जैसा कि आपने बताया कि एक महिला का फील्ड में सवाल पूछना ही, एक महिला पत्रकार का फील्ड में सवाल पूछना ही बहुत लोगों को चोट पहुंचा देता है कि एक महिला बिल्कुल। होकर यह पत्रकार मुझसे सवाल कैसे कर रही है। तो मेरा अगला सवाल कुछ इसी से जुड़ा हुआ है और वो मुद्दा है रिप्रेजेंटेशन का। अगर आप हमारी मीडिया की देखिए, चाहे वह अंग्रेजी मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो या हिंदी मीडिया हो, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, बात अगर महिलाओं की हो, अल्पसंख्यकों की हो या दलितों की हो, वह न्यूज रूम में काफी कम संख्या में है। बात अगर हम डिसीजन मेकिंग बॉडी की करें तो वहां तो महिलाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मीडिया मुद्दों को कवर करता है, जिन मुद्दों को वो वरीयता देता है, वो इस बात से प्रभावित होती है कि न्यूज रूम की डाइवर्सिटी क्या है और न्यूज रूम में डाइवर्सिटी कितना मायने रखती है? बिल्कुल रितिका, डाइवर्सिटी न्यूज रूम में क्या बल्कि हर फील्ड में जरूरी है।
जी। इसी तरीके अगर हम महिला के मुद्दों पे बात करते हैं और वहाँ पे महिलाएं ही नहीं हैं, तो वही मैंने कहा ना, एक पुरुष अगर महिलाओं पे बात करेगा तो फिर वो बचते हुए बात करेगा, वो उन बातों पे नहीं करेगा। उनके लिए महिला के मुद्दे क्या होते हैं, पीरियड्स हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, इस तरह की चीजें ही महिलाओं के मुद्दे हैं। जबकि महिलाओं तो और भी ज्यादा है, उनके बहुत सारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो फील्ड पर जाने की हो, चाहे वो पितृसत्तात्मक की जो लड़ाई है उसके लड़ने की हो, अपनी जो स्टोरी है उसको अप्रूव कराने की हो। अगर हम देखते हैं न्यूज रूम में, तो महिलाओं को किस तरह के मुद्दे दिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट कर लीजिए, सॉफ्ट न्यूज कर लीजिए, हार्ड स्टोरीज आपको नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि आप एक महिला है, महिला जो है उन्होंने एक जो बना दिया है कि महिला हार्ड स्टोरीज नहीं कर सकती है, महिला जो है सॉफ्ट स्टोरी करेगी। तो वहां पे उसको वो सारी चैलेंजेस फेस करने होते हैं, क्योंकि अगर न्यूज रूम में 2-4 महिलाएं हैं तो वो सारी स्टोरीज कर लेंगे, लेकिन अगर बराबर का मामला रहेगा तो उसको भी वो मौका मिलेगा, चाहे वो हार्ड न्यूज हो, चाहे फील्ड में जाने का उसका कोई स्टोरी करने के लिए हो। तो हर जगह डाइवर्सिटी जरूरी है, और डाइवर्सिटी सिर्फ महिला और फिर पुरुष के बीच में नहीं होती, क्योंकि हम जो है भारत जैसे देश में रहते हैं, यहाँ पे कई तरह की जातियां हैं, तो हमें जातियों के बीच में डाइवर्सिटी लानी होगी। क्यों हम सिर्फ एक तबके को ही जो है माने कि वही उन्हीं के बीच में डाइवर्सिटी रहेगी महिला और पुरुष के लिए? हमें हर तबके को लाने की जरूरत है, और वहाँ पे हर तबके की महिलाओं को आने की जरूरत है। अगर आप जैसे दलित लोगों की बात करें तो वहाँ की तो जी। महिलाएं बहुत कम हैं, वहाँ की तो आती ही नहीं है। सवर्ण में तो भी है महिलाएं, जो न्यूज रूम में हम देखते हैं वो सारी सवर्ण महिलाएं हैं, जो 2-4 भी हैं। तो वहां पे हमें सब तरह की महिलाओं की जरूरत है, क्योंकि न्यूज रूम में हमारा काम है, हम पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो सारे मुद्दे हमारे लिए आने चाहिए, सब तरह के मुद्दे होने चाहिए। सिर्फ हमें जो एलिट वर्ग के जो मुद्दे हैं हमें वही कवर नहीं करने, हमें जमीन से सारे मुद्दे जोड़ के करने होते हैं, तो वो बिना डाइवर्सिटी के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और महिलाओं की जो इमेज है न्यूज रूम में बना दी गई है एंटरटेनमेंट और सॉफ्ट न्यूज के लिए, तो वो जो इमेज है पहले वो हमें न्यूज रूम से खत्म करनी होगी। अगर हम वो न्यूज रूम में ही वो इमेज बना के रखेंगे तो हम बाहर जाके क्या बात करेंगे और किस तरह के मुद्दे पे बात करेंगे? जी बिल्कुल मीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूज रूम में डाइवर्सिटी और इंटरसेक्शनैलिटी यानी न्यूज रूम का समावेशी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मेरा अगला सवाल है आपसे मीना कि हमने देखा है कि पिछले 5-6 सालों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हम फील्ड की बात करें, मीडिया का एक ध्रुवीकरण हुआ है, चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, पत्रकारिता के लिए जोखिम बढ़े हैं। तो बतौर महिला पत्रकार आपको क्या लगता है कि पिछले 5-6 सालों में कितनी ये पत्रकारिता का जो पेशा है, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर कुछ खबरें करती हैं या ऐसी खबरें करती हैं, ऐसी रिपोर्ट करती हैं जिसमें सीधा सवाल सत्ता से हो, तो वो कितना जोखिम भरा हो चुका है बतौर एक महिला पत्रकार? आप क्या बदलाव देखती हैं? जोखिम तो कदम कदम पे एक महिला के लिए तो वैसे ही जोखिम है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सीधा सत्ता से सवाल करती हैं तो आपको डराना बहुत आसान है। जिस तरह मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में जो स्टोरीज की हैं उसमें मुझे कई सारे थ्रेट मिल रही हैं। आपको गौरी लंकेश जैसा फेस करना पड़ जाएगा, मतलब गौरी लंकेश के साथ जो हुआ वो सारी चीजें मेरे साथ भी हो सकती है। तो एक महिला को तो डराना बहुत आसान है, उसकी फैमिली पर बात आ जाएगी, उसके बच्चों पे बात आ जाएगी, तो वो सारी चीजें हो जाती है। क्योंकि जो महिला मतलब एक महिला की तरह अगर काम कर रही हूँ, तो आप देखेंगे मैं जो पिछले अभी चुनाव में मैंने रिपोर्ट भी की थी, तो उसमें एक शख्स ने मुझसे कहा था कि महिलाएं जो है, महिलाओं के मालिक हम हैं, महिलाओं के सारे सवाल जवाब हम करेंगे, महिला सिर्फ घर में रहेगी। तो वो 4 दीवारी में रखना चाहते हैं एक महिला को, लेकिन महिला जब एक बाहर आके अपने हक के लिए लड़ती है या सत्ता से लड़ती है, वो सारी चीजें बताती है कि कमियां हैं, अभी उस कमियों को सुधारना चाहिए, तो उस कमियों को वो लोग भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि महिला सवाल करे, तो वो कमियां, वो उस कमियों पे सवाल नहीं करते, वो सवाल करते हैं कि आप एक महिला है, आप महिला पुरुष विरोधी बात कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जाति के ऊपर बात कर रहे हैं, आप जो है एक विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको गिना दी जाएंगी कि अच्छा आप तो अब महिला का कहेंगी, आप अब दलित का कहेंगी, तो ये सारी चीजें आपको गिना दी जाती है। तो महिला के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वो घर में भी अगर एक महिला बाहर भी काम करती है तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घर में काम ना करे। जबकि पुरुष के लिए ये बहुत इजी होता है, अगर वो बाहर काम कर रहा है तो वो घर में काम ना भी करे तो उसका चल जाता है।
उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन महिला के लिए आज भी सवाल करते हैं। अगर वो बाहर भी काम करते हैं तो अच्छा, वो घर में खाना क्यों नहीं बना रही है, घर में बच्चा क्यों नहीं रख रही है, घर की साफ सफाई क्यों नहीं कर रही है। तो महिला को वो दोनों चीजें जो है जो फेस करनी पड़ती है। तो महिला के लिए हर कदम पे जो है चैलेंजेस हैं। महिला तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक दलित है। जो जिस तरह से आज हमारे देश में दलितों की स्थिति है ना, वो सेम महिला के साथ है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, वो किसी भी धर्म की हो। महिला को तो हर कदम पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, हर चीज के लिए, हर जो है हर मुद्दे के लिए उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, मैं भी जो है डिसीजन ले सकती हूँ, मैं जो हूँ घर के कामों के अलावा भी बाहर के जो है काम संभाल सकती हूँ। अब आप सत्ता में ही देख लीजिए, हमारी सरकार में कितनी महिला हैं, प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो जब तक ये बराबरी नहीं होगी तब तक जो है ये सवाल उठते रहेंगे। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी सवाल नहीं करती, क्योंकि उनको वो सब चीजें मिली हुई है जो एक नीचे तबके के लोगों को नहीं मिली हुई है। तो जब तक उनकी जो सारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, वो अपने आप को नहीं समझती कि पुरुष जो है, पुरुष के बराबर आज वो है, वो रात में निकलने से नहीं डर रही है, घर में बिना बताए निकल सकते हैं, घर का काम नहीं करे तब भी उस पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। तो जब तक ये सारी चीजें बराबर नहीं होगी तब तक तो ये सारे सवाल उठते रहेंगे। जी मीना, बिल्कुल। एक सवाल जो अक्सर हम नारीवादियों के सामने आता है या महिला पत्रकारों के सामने आता है कि जब भी कोई लैंगिक हिंसा से जुड़ी घटना होती है, जैसा उदाहरण हमने हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के हाथरस में देखा, हाँ, तो हमेशा बार बार ये कहा गया कि बलात्कार हुआ है, बलात्कार की बात करो, जाति पर मत बात करो। जबकि जाति उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है सर्वाइवर की, विक्टिम की। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सवाल बार बार क्यों उठते हैं, और जाति पर बात करना स्पेशली लैंगिक हिंसा की घटनाओं में, ऐसे अपराध में क्यों आवश्यक है? पहली बात तो जो ये सवाल उठाते हैं ना रितिका, उनको यही नहीं पता कि फेमिनिज्म है क्या, बिल्कुल। है ना। तो फेमिनिज्म, हम लोग सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो आपको अच्छा तुरंत कह देंगे ज्यादा हमारे सामने फेमिनिस्ट मत बनो। मतलब फेमिनिस्ट, अगर हम अपने हक की भी बात ना करें, हम तो कहते हैं कि इक्वल कर दीजिए, ना कोई फेमिनिस्ट रहेगा ना कोई पैट्रियार्की रहेगी, इक्वल कर दीजिए। लेकिन आप पैट्रियार्की वाले कर सकती हैं बातें, लेकिन फेमिनिस्ट वाली बातें नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, और ऊपर अब आपने कहा कि जाति कितनी जरूरी है, जाति देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में हाथरस वाला जब मामला हुआ, इससे बुरा मामला हम सोच रहे थे कि इससे बुरा मामला अब नहीं आएगा हमारे सामने, लेकिन अगले ही दिन एक ऐसा मामला आ जाता है जो और भी बुरा हो जाता है। तो ये जो सारी हदें हैं टूटती जा रही है। हम कहें कि अच्छा ये क्रूरतम की आखिरी हद है, लेकिन इस हद की जो है, जो लिमिट है, वो खत्म ही नहीं हो रही है। उसके बाद एक 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 करके पता नहीं कितनी जो है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो सारी हो रही है। और वो क्यों हो रही है? हाथरस वाले मामले में जो विक्टिम है, वो जो पीड़ित परिवार है, वो किस जाति से आता है, वो जाति देखिए। और जिसने ये किया, जो आरोपी हैं, वो किस जाति से आते हैं। वो आरोप करने के बाद भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, उनको किसी चीज का डर नहीं है। उनको लगता है कि अच्छा छोटी जात के लोग हैं, हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। मेरी खुद पीड़िता के जो पिता हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कई बार हो चुका है कि बेटी को लेके उन्होंने उल्टा सीधा कई बार बोला है, कई तरह की धमकियां दी हैं। लेकिन हम लोग कंप्लेंट इसलिए नहीं करवाते क्योंकि पुलिस हमारी सुनती नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता था कि बात इस कदर पहुंच जाएगी। और पुलिस ने भी लास्ट में क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, वो तो एफआईआर तक नहीं लिख रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो मुद्दे ही नहीं है। अगर वहीं किसी सवर्ण महिला के साथ होता तो तुरंत जो है ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, तुरंत जो है खबरें छा जाती है, एक भी अखबार नहीं छूटता, एक भी चैनल नहीं छूटता। लेकिन हाथरस वाले मामले में खबर कब बनी? जब वो महिला है जो है खत्म हो गई। हम लोगों ने उसका इंतजार किया कि वो खत्म होने के बाद हम खबर बनाएंगे, वो भी तब जब उसकी ही जाति के लोगों ने हंगामा करना शुरू किया, उसी की जाति के लोगों ने बोलना शुरू किया। पीड़िता के पिता भी कहने लगे कि जब मेरे साथ लोग जुड़ रहे थे तो वो सिर्फ मेरी ही जाति के लोग थे, क्यों सारी जाति के लोग नहीं थे। निर्भया के संग जो हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि उसके संग सही हुआ या गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए कि कोई भी मतलब ऐसा फील ना करे। लेकिन निर्भया के टाइम पर किसी ने किसी की जाति नहीं देखी थी, पूरा देश उमड़ पड़ा था, सब लोग डंडे खा रहे थे, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, सब तैयार थे। उसके जो जब तब सवाल उठे थे, तब कानून को बदलना पड़ा, कानून नया बनाया गया, कितने चेंजेस लाए गए कानून में। लेकिन वही हाथरस वाले मामले में देख लीजिए, रात में पीड़िता को जला दिया जाता है, तुरंत के वो जल जाए, घर वालों को बंद कर दिया जाता है।
क्या उसको इंसाफ नहीं चाहिए था? उसको भी अभी भी इंसाफ चाहिए, पर अभी भी कहाँ, अब सब शांत हो गया है। मीडिया ने जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस मामले को ही बिगाड़ दिया। जब शुरू में लोग रिपोर्ट करने गए थे तो हम जैसे लोग गए थे जो छोटे पत्रकार हैं, तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा काम किया। चाहे हम इंडिया टुडे वाली का देख ले, अगर वो रात के जो फुटेज थे वो ना दिखाती तो क्या हमारे सामने वो सारे फुटेज सामने आ पाते? कभी नहीं आ पाते। उसने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। मुझे तो अभी भी मतलब ऐसा डाउट लगता है कि अगर वो अपने सोशल मीडिया पे नहीं डालती और सीधा अपने जो है चैनल को दे देती तो क्या पता चैनल दिखाता या नहीं दिखाता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या हालत है, वो सवाल नहीं करती सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं करती है। और वो फुटेज सीधा सीधा सरकार से सवाल कर रहा था, वहाँ की प्रशासन से सवाल कर रहा था। वो तो उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया इसलिए सवाल आ गया। लेकिन फिर भी देखिए, जाति की वजह से उसको आज भी झेलना पड़ रहा है। जाति की वजह से आज भी कितनी सारी चीजें। अभी मेरी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी उसके भाई से, तो उन्होंने बताया आज भी आरपीएफ लगी है, जो उसके घर के पास 70-80 लोग हैं जो उनकी रखवाली कर रहे हैं। अभी भी उनको जो वहाँ के गांव के जो सवर्ण हैं उनसे डर है। वो लोग बाहर नहीं निकलते, घर में कैद रहते हैं। घर का सामान भी है जो कोई और लाकर उनको देता है, तो ये डर आज भी बना हुआ है। लेकिन वहाँ ये सब चीजें सवर्ण जाति के साथ नहीं होती। सवर्ण जाति को कौन मारता? रेप एक अलग हो गया, लेकिन उसको उसके अलावा भी कितना कुछ डराया जा रहा है। उसको जान से मारने का आज भी परिवार को है, जान से मारने का खतरा है। वो लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें खतरा है। कितना डर है। जो पुलिस का है या सरकार का जो वहाँ पे घेराबंदी है वो कब तक रहेगी? आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। क्या उसके बाद उनकी सेफ्टी रहेगी? ये तो अभी भी सवाल खड़ा है। उनको सेफ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो राजपूत है जो खुले में पंचायत कर रहे हैं, 144 लगने के बाद भी वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम जला देंगे, हम मार देंगे। उन पर आज भी कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ वो जाति की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो है बड़ी जाति है और हमारे आगे जो छोटे हैं वो कीड़े मकोड़े हमारे पूर्वजों ने समझे हुए हैं और आज भी वो वही हैं। हम पे सवाल कैसे कर सकते हैं? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा डीप है और लोग मानने को विश्वास ही नहीं करते कि जातिवाद कितना बड़ा मुद्दा है। जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। चाहे वो पढ़े लिखे लोगों में देख लीजिए, सॉकॉल्ड लिबरल जो लोग बनते हैं उनमें देख लीजिए, वो लोग भी जाति पर चुपचाप हो जाते हैं। वो लोग चुप्पी कर लेते हैं, वो नहीं सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर भी एक जातिवाद भरा हुआ है। हम लोग भी उसी जाति से आते हैं और वो उसको कभी खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको उससे फायदा हो रहा है। हर जगह फायदा हो रहा है, अपने सरनेम से फायदा हो रहा है। तो वो सब चीजें खत्म नहीं करने देंगे, कभी नहीं। जी बिल्कुल भी ना, जैसा कि आपने अभी हाथरस के केस पर चर्चा की, क्या आपको लगता है कि जब एक अपराध, चाहे वो यौन हिंसा हो या हिंसा हो, एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य या किसी दलित महिला के साथ होती है, तो जब अपराध के बाद भी जो न्याय पाने की प्रक्रिया होती है, न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, वो उनके लिए और भी 2 गुनी 3 गुनी जटिल हो जाती है, अगर वह इन समुदायों से ताल्लुक रखती है तो? बिल्कुल। अब हाथरस जी वाला मामला तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। हाथरस वाला मामला देख लीजिए, निर्भया वाला मामला देख लीजिए, दोनों हैं। निर्भया वाले मामले में वो सवर्ण जाति से आती थी, हाथरस वाले मामले में वो जो है दलित जाति से आती है। दोनों में कितना डिफरेंस है, जबकि हाथरस वाला मामला और भी ज्यादा क्रूर था, और भी ज्यादा बुरा हो रखा है, उनके परिवार से हो रहा है। उन 4 जो राजपूत लोगों ने, उन्होंने तो जो है उसके संग रेप किया ही, सवर्ण जाति के लोगों ने तो किया ही। प्रशासन उसमें जो है उसके मरने तक उसका रेप करता जा रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है। एक तरह का वो बलात्कार ही है। उसको रात में जला दिया गया। प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा है, परिवार को ही कह रहा है। एक वीडियो आई थी, परिवार को भी वो लोग कह रहे हैं कि इसमें आपकी भी गलती, आप मानिए। क्या गलती थी? क्या पीड़िता का परिवार जो है इंसाफ चाहता है, वो उसकी गलती थी? क्या वो लड़की अगर अकेले खेत में चली भी गई तो क्या वो उसकी गलती थी? तो कब तक महिला जो है घर में रहेगी, खासकर दलित महिला? और मैं अभी जो है पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि दलित महिला जो है निकल नहीं सकती। अगर 4 लोग सवर्ण जाति के लोग बैठे तो वहां से निकल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको जो है भद्दी भद्दी कमेंट करने लग जाते हैं, गंदी गंदी जो है गालियां देने लग जाते हैं, इवन कई जगह टच भी करने लगते हैं। लेकिन वो महिला कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो छोटी जाति की है। ऐसी जो है ऐसा दुस्साहस वो किसी सवर्ण महिला के साथ नहीं कर सकते गांव देहातों में। तो ये चीज जाति की वजह से ही उसको सब झेलना पड़ रहा है, और वो उसकी गलती मानी जा रही है कि वो उस जाति में पैदा हुई है। तो वो उसको मतलब लोगों को अधिकार मिल गया उसके साथ कुछ भी गलत करने के लिए। जाति कहाँ नहीं है। जाति की वजह से तो सब कुछ झेलना पड़ता है। जाति की वजह से आज कानून जो प्रशासन है वो उसकी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थे। हाथरस वाली का क्यों नहीं लिख रहे थे? क्योंकि उसको पता था ये किस जाति से आती है।
और आज भी हम लोग कई सारे मामले देखते हैं, अगर हम कोई भी अखबार उठा ले तो उसमें एक दो न्यूज तो ऐसी होती है कि पुलिस जो है सुनती नहीं है इस तरह के परिवारों की। तो कानून में तो बहुत बड़ी ढील है, और वो अगर कहीं दूसरे सवर्ण परिवार के साथ हो तो वो तुरंत सुन ली जाती है, इवन झूठे भी सुन ली जाती है, लेकिन उनके संग नहीं होती, दलित परिवार के लोगों के संग नहीं होती है। जी मीना, जैसा कि आपने कहा कि अगर रिपोर्टर जो हाथरस गए थे वो फुटेज सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते तो शायद ये बात खुलकर सामने नहीं आ पाती। जबकि वही 2012 में जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे। तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है, एक आरोप लगता है सिलेक्टिव आउटरीच का। क्या आपको ये सिलेक्टिव आउटरीच मीडिया पे भी दिखता है? अगर हम हैदराबाद एनकाउंटर की बात करें पिछले साल जो हुआ था, तो क्या आपको ये सिलेक्टिव आउटरीच मीडिया में भी नजर आता है? वो जिस तरीके से लैंगिक हिंसा की अलग अलग खबरों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बिल्कुल है, मीडिया में तो सबसे ज्यादा, और मीडिया की वजह से ही जो है सब लोगों तक ये बात पहुंचती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को ही अब गांव देहात चले जाए, कहीं शहरों में चले जाए तो किसको देख रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हैं। हम जैसी मीडिया को नहीं देख रहे हैं लोग। बहुत गिने चुने लोग हैं जो हमें देख रहे हैं या आपको देख रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से खबरें उठाता है, वो बहुत सिलेक्टेड है ना इन चीजों पे, किन मुद्दों को उठाना है, किनको नहीं उठाना है, किनको हाईलाइट करना है, किनको नहीं उठाना है। हाथरस वाले मामलों को उन्होंने शुरू में नहीं उठाया था, क्या ये खबरें नहीं आ रही थी? जब छोटे अखबारों में आ रही थी तो उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने कब उठाया? जब उनको लगा कि अब हमें जो है टीआरपी बटोरनी है। और किस तरह से उठाया? एक महिला पत्रकार चले जाती है और वहां पे उसको गांव में घुसने नहीं दिया जाता है, तो पूरा दिन वही सारा चलता रहता है। उनके लिए वो बड़ी खबर बन गई कि हमारी पत्रकार को जो है पुलिस रोक रही है, हमारे पत्रकार को जो है गांव में नहीं जाने दे रही है। तो पूरा दिन उनके लिए वो, अब हाथरस वाला मामला उनके लिए साइड हो जाता है कि उनके परिवार क्या झेल रहा है, वो नहीं उनके लिए इम्पोर्टेंट था। वो इम्पोर्टेंट था कि उनके पत्रकार को उन्होंने जाने से रोक दिया। तो ये जो मीडिया है बहुत ज्यादा सिलेक्ट करता है। अब आप हैदराबाद वाला कह रहे हैं, वहां पे क्या हुआ था? तुरंत जो है एनकाउंटर कर दिया गया। पता भी नहीं है बेचारे वो जो खत्म हुए वो दोषी थे भी नहीं भी थे, कुछ नहीं पता। तो मीडिया इस तरह की खबरें, मीडिया का जोर तो रहता ही है, और मीडिया के जोर के वजह से जो इस तरह की खबरें हो जाती है। हाथरस वाले मामलों को मीडिया ने जब उठाया तब जो है जोर शोर से वो उस तरह की खबरें बाहर उठ कर आई, लेकिन उससे पहले नहीं थी। निर्भया वाला जो था वो पहले दिन से हुआ, पहले दिन से मीडिया ने उसको उठा लिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया ने। और वो आखिरी तक, जब तक उसको उसके लिए नया कानून नहीं मिला और जब तक जो है दोषियों को फांसी नहीं हुई, तब तक मीडिया उसको कवरेज करता रहा। हर साल आप देखेंगे 2012 की घटना हर साल मनाई जाती है, हर साल अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। लेकिन आप हाथरस वाला देख लीजिए, क्या हाथरस वाला बताया जा रहा है? अभी कुछ ही दिन हुए तब भी नहीं बताया जा रहा, खत्म, सब जगह से खत्म हो गया। एक बार में इतना उसको हाईलाइट कर दिया कि अब सब कुछ खत्म कर दिया। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को नहीं पता। तो मीडिया का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वही सिलेक्ट करता है कि कौन सी खबर उसको उठानी है, कौन सी नहीं। वो उन खबरों को कभी नहीं उठाता जिनको लगता है कि इससे जो है जातिवाद खत्म हो जाएगा, उससे जो है महिलाओं की जो है बराबरी हो सकती है, वो इस तरह की खबरें उठाएगा ही नहीं। जी मीना, आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक भिन्नता दिखाता है, एक विरोधाभास है वहाँ कि वो किस मुद्दे को कैसे कवर करेगा, किस मुद्दे को किस तरीके से पोर्ट्रे करेगा या दिखाएगा। आपको लगता है, आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार जो छोटे छोटे संस्थानों से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपना काम कर रहा है, कि क्या वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को चुनौती देते नजर आ रहे हैं? एक अलग मीडिया खबरों को अलग तरीके से दिखाने का एक जो प्लेटफॉर्म है वो खड़ा कर पा रहे हैं? आपको यहाँ इसमें एक जो अलग मीडिया है, खासकर सोशल मीडिया पे, क्या वो आपको सफल होता नजर आता है? रितिका, मुझे नहीं पता मैं किसी को चुनौती दे रही हूँ या नहीं, बस मैं अपना काम कर रही हूँ कि मैं इस तरह की खबरें, अगर मैं यहाँ हूँ तो जितनी हो सके मैं लेकर आ सकूँ। यहाँ के लोगों के लिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए खबरें नहीं होंगी, ये मुद्दे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए यही बड़े मुद्दे हैं। और अगर कोई और भी नहीं प्लेटफॉर्म नहीं लेता है, चाहे वो सोशल मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई और मीडिया भी हो, अगर वो इस तरह की खबरें नहीं लेता है, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हम सब दिखा सकते हैं। तो वहां से जो हमारे देश का सबसे ज्यादा जो युवा है वो जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया से ही उनको इस तरह की खबरें पता चल रही है। और मुझे खुशी होती है कि अगर
मेरी खबर करने के बाद किसी ने 2 लोगों ने भी देख ली, तो वो 2 लोगों तक भी अगर वो मेरी खबर पहुंच गई तो मुझे लगता है कि वो 2 लोग, उनको तो पता चला ना कि क्या स्थिति है आज देश में, क्या स्थिति है डोम समुदाय के साथ या मुसड़ समुदाय के साथ या चमार लोगों के साथ, क्या स्थिति है। उनको कम से कम 2 लोगों को तो पता चल रहा है। तो मैं जो है किसी भी मीडिया पर जो डिपेंडेंट नहीं हूँ कि हाँ वो लेंगे तभी उनको पता चलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इसको करे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम है, अगर वो उसको करेंगे तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं शायद इतना अच्छे से नहीं भी कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे से जितना हो रहा है मैं सिर्फ उतना ही कर पा रही हूँ, लेकिन अगर वो करेंगे तो और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे करने से उन तक ये बात पहुंच रही है कि कोई पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार इस तरह के मुद्दों पे काम कर रही है या इस तरह के मुद्दे भी हैं, उन तक ये खबर पहुंच रही है, तो मेरे लिए तो ये भी खुशी की बात है कि कम से कम उनके बीच में ये जो सारे विषय हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा तो होनी शुरू हो। और हमारा तो मेन मकसद है कि इन पे चर्चा तो हो, तब तो वो बात करेंगे ना इन मुद्दों पर काम करने की। अब जैसे मैंने जो इलेक्शन के टाइम पर डोम वाली स्टोरी की थी, उसके बाद कई लोगों ने वो डोम स्टोरी करी, डोम पर स्टोरी करी अपनी अपनी जगह से, और लोग मुझे टैग कर रहे हैं कि देखिए हमने करी। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात हुई कि मेरे करने के बाद लोग कर रहे हैं। ये जो है चर्चा का विषय बन रहा है कि डोम पर भी बात होनी चाहिए। क्यों जो हमारा देश है इतने साल बाद भी डोम समुदाय जो आज भी, उनके लिए देश आजाद नहीं है, आज भी आज उन पर भी बात हो रही है। तो मुझे इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी कि मेरे करने के बाद कोई और कर रहा है। जी मीना, बिल्कुल। मीना, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरीके के मुद्दे आप कवर करती हैं, फिर उनको सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं, पर हमने देखा है कि आपको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जातिवादी टिप्पणी सहनी पड़ती है, धमकियां मिलती हैं हिंसा की। तो इस दौरान आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखती हैं, और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित करता है? रितिका, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली बहुत लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, खासकर जो छठ वाला जो मैंने आर्टिकल लिखा, और मैंने वो आर्टिकल सिर्फ जो देखा वो लिखा। मैंने कहीं भी उस आर्टिकल में ये नहीं कहा कि छठ अच्छा है, छठ बुरा है, ये वो। मैंने तो छठ घाट के बारे में लिखा कि छठ घाट पे इस तरह से मैंने देखा, और मैं किस तरह से अलग अलग पंडाल है, जाति के हिसाब से किस तरह की छोटी जाति के लोगों को जो है मिक्स नहीं किया जा रहा है। आज भी जो है इस तरह की जातिवाद है, जबकि छठ के बारे में लोग बात करते हैं कि वो प्राकृतिक है, वो सूरज की है, वहाँ पे किसी पंडित की जरूरत नहीं है, सब लोगों के मेल जोल की बात होती है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे भी इस तरह की बातें हो रही हैं, जातिवाद दिख रहा है, मैंने सिर्फ वो लिखा, और उसके बाद कई लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, कई गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कई लोग एक दूसरे को, अपने गैंग को जो है टैग कर रहे हैं कि आओ इस आर्टिकल पर, इस पोस्ट पर आओ और इसको गाली दो, इसको उल्टा सीधा, और बहुत लोग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा युवा वाहिनी ने जो है आपके ऊपर 3 एफआईआर कर दी है, आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, ये वो। तो ये मुझे डराया ही जा रहा है कि मैं अपना आगे काम ना करूं। बीच में ऐसा होता है, जैसे 1-2 दिन मैं पूरा पूरा दिन नहीं देख रही हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि कमेंट्स चाहे कुछ भी कर लो, आपकी नजर उन पर जाती ही जाती है। ट्विटर पे मुझे दे रहे हैं, इनबॉक्स में मेरे आकर दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मेरे, पता नहीं व्हाट्सएप नंबर उनको कहाँ से मिल जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर से पर मुझे गालियां आ रही हैं, कॉल आ रही हैं उल्टी सीधी। तो ये ठेस उनको इसलिए पहुंची क्योंकि वो चोट वहां लगी है जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। छठ पर कितने बड़े बड़े लोग आते हैं बिहार में, बिहार के जो है सबसे ज्यादा लोग इधर उधर निकले हुए हैं, फैले हुए हैं, बड़ी से बड़ी पोस्ट पर है, छोटी से छोटी पोस्ट पे है। तो जो बड़ी पोस्ट वाले वो भी छठ मनाने जब आते हैं, तो जब उनकी नजर नहीं गई, तो ये तो मेरा सवाल है उनसे कि क्यों नजर नहीं गई? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते तो क्यों नजर नहीं गई? मैंने सिर्फ वही सवाल उन सब लोगों से किया, और उसके बाद जो है मुझे खूब भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। एक जो है मुजफ्फरपुर.com करके शायद है, वो तो आर्टिकल छाप रहे हैं कि मीना कोटवाल जो है नफरत फैला रही है बिहारियों के बीच। तो नफरत मैं फैला रही हूँ या आप लोग फैला रहे हैं? मैंने तो सिर्फ सवाल किया। अगर सवाल करना नफरत फैलाना है, सवाल करने के वजह से अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो मैं तो सवाल करती रहूंगी, मेरे को इन चीजों से डर नहीं लगता। अब मैंने डरना छोड़ दिया, और मैं कहती हूँ जब तक मैं डरूंगी तब तक मैं सवाल नहीं करूंगी। मैंने डरना छोड़ दिया है। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा गौरी लंकेश की तरह, जैसे मुझे धमकी मिली है, गौरी लंकेश की तरह आपका हश्र होगा, मार देंगे, और क्या होगा। लेकिन कल मैं एक सवाल छोड़कर जाऊंगी यहाँ पर, और वो सवाल ही आपको फेस करना होगा, और वो सवाल का जवाब आपको आज नहीं तो कल देना ही होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मीना इस चर्चा के लिए। आप जो काम कर रही हैं फेमिनिज्म इन इंडिया, आपके काम की सराहना करता है। इस काम के लिए बहुत साहस और हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत आवश्यक है आप जैसे महिला पत्रकारों की, ताकि वो ऐसे मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिन पर अपने कैमरे नहीं घुमाता वो दर्शकों पाठकों तक पहुंच सके। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फेमिनिज्म इन इंडिया के पाठकों और दर्शकों का इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए। फॉलो करें फेमिनिज्म इन इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। साथ ही साथ मीना कोटवाल को भी सोशल मीडिया पर फॉलो करें एक बार फिर से। मीना, आपका इस फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितिका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मीना।